तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छी होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं हमारे इवनिंग वाले एमसीक्यूज, जो हमारे सिंगल एमसीक्यूज हैं, उसको हम आज एंड कर देंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लेना है। देखिएगा, सेक्शन नंबर 13 ऑफ कस्टम एक्ट क्या बोलता है हमारे को। नो ड्यूटी ऑन द पिलफरेज गुड्स। व्हाट इट मीन्स पेटी थेफ्ट। आपकी गुड्स अनलोड हुई कस्टम पोर्ट पे, वहां से लेकर के टिल ऑर्डर फॉर द क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन या फिर वेयरहाउसिंग पास बाय द ऑफिसर, इस टाइम के बीच में अगर हो जाती है वहां पर पेटी थेफ्ट मीन छोटी चोरी, तो उस पर ड्यूटी इंपोर्टर पे नहीं करता है, उस पर ड्यूटी पे करता है कस्टोडियन, राइट, एट रेट ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट या रिपोर्ट। इस डेट की हम रेट लेते हैं। क्लियर है आपको। 22 क्या बोलता है हमारे को, अबेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है, रिड्यूस करना, कम करना। जो आपकी ड्यूटी है वो कम कर दी जाएगी, ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज या फिर डिटोरेटेड गुड्स। ओके, आपकी ड्यूटी कम हो जाएगी, सारी माफ नहीं होगी, कम हो जाएगी। हाँ, आपको प्रूव करना होगा कि गुड्स डैमेज हो गए हैं। कब हो गए हैं, बिफोर या फिर ड्यूरिंग अनलोडिंग हो गए हैं, एनी रीजन, या फिर डैमेज हो गए आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर कस्टम एग्जामिनेशन, या फिर डैमेज हो गए इन वेयरहाउस एट एनी टाइम बिफोर द क्लियरेंस। इन तीन केस में आपको क्या होगा, आपकी ड्यूटी को हम रिड्यूस कर देंगे। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो विलफुल नहीं है, विलफुल एक्ट से नहीं है, नेग्लिजेंस से नहीं है, डिफॉल्ट से नहीं है, किसके, इंपोर्टर, एम्प्लॉय या फिर उसके एजेंट से। इज इट क्लियर नाउ। जो आपकी ड्यूटी है उसको हम कितना कम करेंगे, अबेटमेंट कितनी मिलेगी, जो आपकी थी एक्चुअल ड्यूटी हम इंटू में करेंगे कितने का आपको डैमेज हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो वैल्यू थी गुड्स की वो थी 6 लाख की, तो बाय में आएगा 6 लाख, इंटू में आएगा 2 लाख। तो हमने निकाल दी प्रोपोर्शनेट वैल्यू, जितने का आपको यहां पर आपकी डैमेज हुई है, तो इतने का आपको यहां पर छूट मिल जाएगी, उतने हम कम कर देंगे यहां पर। ओके, नाउ 23 क्या बोलता है हमारे को, अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उसका मिलेगा रेमिशन। इसका मीनिंग क्या है, हम उसको माफ कर देंगे। माफ मतलब आपकी पूरी पूरी ड्यूटी माफ हो जाएगी, उसको हम कम नहीं करेंगे, उसको हम पूरा ही माफ कर देंगे। ओके, उसको हम बोलते हैं रिमिशन। देखिएगा, जो आपका पिलफरेज होगा वो कब होगा, आफ्टर अनलोडिंग से लेकर ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस तक, इस टाइम के बीच में। ओके, यहां अगर चोरी होती है, पेटी थेफ्ट होती है, तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, उस पर पे करेगा कस्टोडियन। जो आपका डैमेज हुआ है यहां से लेकर के एक्चुअल क्लियरेंस तक, तो आपको मिल जाता है यहां पर इसका अबेटमेंट, आपकी ड्यूटी को कम कर दिया जाएगा। हाँ जी, अगर यहां पर होता है इसका डिस्ट्रॉय या फिर लॉस, तो आपको यहां पर ड्यूटी पे ही नहीं करनी होगी, आपको रेमिशन मिल जाएगा यहां पर। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। करें हम एमसीक्यूज के, चलिएगा। कहां गए एमसीक्यूज, हाँ जी, ये देखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, आपको इनको मैच करना है आपस के अंदर। पहले में क्या बोल रहे हैं, गुड्स पिलफरेड आफ्टर द अनलोडिंग, क्या हो गई, चोरी हो गई अनलोडिंग के बाद, लेकिन क्लियरेंस से पहले फॉर होम कंजम्पशन, तो क्या होगा, इस पर ड्यूटी आएगी, नहीं आएगी। हाँ जी, नो लाइबिलिटी टू पे द ड्यूटी, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी कम नहीं कर रहे हैं, आपकी माफ नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं, पे ही नहीं करने की जरूरत है आपको। अच्छा, इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो कौन पे करेगा, कस्टोडियन पे करेगा। तो फर्स्ट से आएगा सेकंड मैच। ओके, गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो गुड्स लॉस्ट होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, उनका क्या होगा, ड्यूटी को हम कम करेंगे या फिर माफ करेंगे। जो कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इससे कोई वैल्यू नहीं बची है, तो उनकी ड्यूटी कम नहीं होती, उनकी ड्यूटी माफ होती है। हाँ जी, माफ का मतलब क्या होता है, यहां पर रेमिशन हो जाएगा उनका। ओके, थर्ड पॉइंट, मतलब माफ हो गई है, मतलब जीरो कर दी ड्यूटी, आपकी देनी ही नहीं पड़ेगी आपको। जो कुछ डैमेज हो गए हैं, तो क्या होगा, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, उनकी वैल्यू कम हो गई है, तो आपकी ड्यूटी को हम कम कर देंगे, उसको हम अबेट कर देंगे, यहां पर रिड्यूस कर देंगे उसको हम। तो थर्ड का आएगा यहां पर फर्स्ट वाला। ओके, एक सेकंड रुकेगा। हाँ जी, एक सेकंड रुकेगा। तो पहले का आंसर आएगा यहां पर
फर्स्ट के साथ 2 है एंड सेकंड के साथ यहाँ पे क्या है, 3rd है। फर्स्ट के साथ 2 है, सेकंड के साथ 3rd है एंड थर्ड के साथ फर्स्ट है, तो सी आंसर है। ठीक है, समझ से पढ़ लें इसको हमारी एमसीक्यू वाली से। देखिएगा, गुड्स हो गए हैं प्रिपेयर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, आपको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। डैमेज हो गए हैं आप बिफोर द एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट, आपको यहाँ पर अबेटमेंट मिल जाएगा ड्यूटी का यहाँ पे। ओके, हाँ गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो क्या होगा, आपको रिमिशन मिलेगा, आपको ड्यूटी पे ही नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? चले आगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 2। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रॉय गुड अंडर द सेक्शन नंबर 23। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या करेक्ट है इसके अंदर? हाँ जी, सेम क्वेश्चन आया हमारे आरटीपी 23 के अंदर, नवंबर 23 के अंदर, तो पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स इवन सेम कैन बी रिकवर्ड। अगर रिकवर हो गए तो उसको आपको आप पे छूट क्यों देंगे? नहीं जी नहीं, आपको चेक करना कौन सा करेक्ट है, ये रॉन्ग है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस आर आल्सो एप्लीकेबल इफ गुड्स आर लॉस्ट ड्यू टू पिलफरेज एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन। जो पिलफरेज है वो कवर होता है सेक्शन नंबर 13 के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेटी थेफ्ट। उस पर ड्यूटी पे कौन करता है? कस्टोडियन पे करता है। तो क्या वो यहां कवर होंगे? वो यहां कवर नहीं होंगे। यहां कवर होते हैं कोई आपका आइटम लॉस्ट हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है। ओके, लॉस्ट का बोल सकते हैं बड़ी चोरी होगी, कोई बड़ी चोरी होगी है। ओके, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो यहां कवर होगी। यहां पे छोटी चोरी कवर नहीं होती है, यहां पे छोटी चोरी कवर नहीं होती है, मीन्स 1-2 आइटम गायब होगी, वो यहां कवर नहीं होगी। ओके, देन तो ये भी गलत हो गया। आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है इसके अंदर। थर्ड क्या बोल रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस आल्सो एप्लीकेबल इवन द गुड्स आर डिस्ट्रॉय एट द वेयरहाउस। ओके, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहां पर। हाँ जी, यहां स्पेशली बोला गया है कि आपको कोई प्रूव करना होगा कि आपके गुड्स यहां पर डैमेज हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सॉरी डिस्ट्रॉय हो गए आपके गुड्स। ओके, आपको प्रूव करना होगा एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन, मींस एक्चुअल क्लियरेंस। दिस आल्सो इंक्लूड द गुड्स डिस्ट्रॉयड या फिर लॉस्ट एट द वेयरहाउस। तो ये वेयरहाउस को भी कवर करता है। ओके, ये वेयरहाउस को कवर करता है। तो ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये ठीक है, हमको ये चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो सेक्शन नंबर 23 है, अगर आपके गुड्स लॉस्ट होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं वेयरहाउस के अंदर, तो भी आपकी ड्यूटी को रेमिट कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटी पे करने की नीड नहीं होगी, यहाँ पर माफ कर दी जाएगी। करेक्ट। द इंपॉर्टेंट नीड नॉट टू प्रूव द लॉस, नहीं, उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, हमने देख लिया यहाँ पर, उसको प्रूव करना पड़ेगा, हैव टू प्रूव बोला गया यहाँ पर। तो सीज करेक्ट है। समझ से देख ले हमारी एमसीक्यू वाली। सो सेक्शन नंबर 23 इज एप्लीकेबल इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एट वेयरहाउस। ओके, तो ये यहां पे एप्लीकेबल होता है, अगर यहां पे लॉस्ट होता है तो भी अप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 पे आते हैं हम। हाँ जी, आइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन ए इंपोर्टर क्लेम द पिलफरेज एंड चूज नॉट टू पे द ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 13। ओके, वो क्लेम करेगा पिलफरेज कि उसकी यहां पर गुड्स चोरी हो गई है यहां पर, और ड्यूटी पे नहीं करेगा इस सेक्शन के अंदर, प्रोवाइडेड द गुड्स आर नॉट रिस्टोर्ड टू इंपोर्टर, उसको वापस नहीं मिल गए हैं गुड्स। हाँ जी, कब होगा ये बेनिफिट उसको कब मिलेगा? अगर गुड्स उसके हाई सी के अंदर है तब चोरी हो गए हैं? नहीं, कब मिलता है? आफ्टर द अनलोडिंग, बिफोर उसका ऑर्डर मिलता है क्लियरेंस का, आफ्टर अनलोडिंग बिफोर ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस या फिर वेयर हाउसिंग, इस टाइम में मिलता है आपको अगर चोरी होती है। जब गुड्स पोर्ट पर है, जब गुड्स कस्टोडियन के पास है तो मिलता है। ओके, हाई सी में है तो नहीं मिलेगा आपको उसका बेनिफिट। गुड्स हो गए हैं बिफोर अनलोडिंग तो नहीं मिलेगा आपको। गुड्स प्रिफर्ड हुए हैं आफ्टर अनलोडिंग, लेकिन बिफोर ऑर्डर फॉर द होम कंजम्पशन एंड गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, गुड्स क्लियर फॉर द होम कंजम्पशन, आपने गुड्स क्लियर कर ली है तब नहीं, तब नहीं, अभी आपको ऑर्डर नहीं मिला है, अभी आपको ऑर्डर नहीं मिला है और गुड्स अनलोड हो चुके हैं,
उस टाइम में कोई चोरी होती है तो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको समझाता हूं मैं। देखिएगा ये क्या है यहां पर, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं, गुड्स यहां पे अनलोड हो गए हैं, इस टाइम से लेकर के जब आपको ऑर्डर मिलेगा फॉर होम क्लियरेंस या फिर वेयर हाउसिंग, इस टाइम में आपको प्रीफर होते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। आपने एक्चुअल क्लियरेंस करवा लिया, यहां टाइम अगर आपको चोरी हो रही है तो कोई आपको नहीं मिलने वाला। ओके, आपका ऑर्डर आ गया है बाय ऑफिसर और आपने गुड्स को अनलोड कर दिया है, उस टाइम के बीच में आपको अप्लाई होता है सेक्शन नंबर 13 फॉर द प्रीफरेंस ऑफ द गुड्स। तो ड्यूटी कौन पे करता है, कस्टोडियन पे करता है, राइट। नाउ तो आपको चूज करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या होगा, थर्ड वाला यहां पर, थर्ड किसमें है, डी के अंदर है, तो डी इज आंसर है, राइट। नाउ हम समरी में से देख लेते हैं, समरी में क्या बोल रहे हैं थर्ड वाले का। सो गुड्स क्या हो गया यहां पर, प्रीफरेंस हो गया आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, देन नो लायबिलिटी टू पे द कस्टम ड्यूटी। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं हम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रीफरेंस गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 13। अगेन इसकी बात कर रहे हैं, कौन सी इनकरेक्ट है आपको चूज करना है। हाँ जी, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी इनकरेक्ट चूज करना है आपको, कौन सी गलत है, कौन सी फॉल्स है। द इंपोर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड गुड्स विच आर प्रीफरेड आफ्टर द अनलोडिंग, ठीक है, बट बीइंग क्लियर्ड फॉर द होम कंजम्पशन। कौन सी इनकरेक्ट है, तो बिल्कुल ठीक है। देन एक सेकंड होगा, द इंपोर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी ऑन वेयरहाउस गुड्स विच आर प्रीफरेड बिफोर बीइंग क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। क्या कह रहे हैं, ड्यूटी पे करने की ड्यूटी नहीं है, टू पे द ड्यूटी ऑन द वेयरहाउस गुड्स विच आर प्रीफरेड बिफोर बीइंग क्लियर्ड फॉर द होम कंजम्पशन। तो क्या वेयरहाउस पे एप्लीकेबल होगा, जो हमारा ये पॉइंट है ये वाला सेक्शन नंबर 13 वाला, क्या ये वेयरहाउस पे एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। ये कहां से कहां तक होता है, अनलोडिंग से लेकर के आपका ऑर्डर आएगा, किसका ऑर्डर आएगा, होम क्लियरेंस का या फिर वेयरहाउसिंग का, वेयरहाउस में डालने का ऑर्डर आएगा, वहां तक की बात कर रहे हैं। तो वेयरहाउस यहां पे कवर नहीं होता है। तो अगर वेयरहाउस में चोरी होगी तो क्या होगा, तो कवर होगा सेक्शन नंबर 23 के अंदर। ओके, जो आपको बोलता है लॉस्ट या फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, वहां क्या होगा, अगर लॉस्ट हुआ है, कोई यहां पर छोटी चोरी हुई है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो लॉस्ट हो गया है, कोई बड़ा नुकसान हो गया आपको, तो आपको वहां बेनिफिट मिल जाता है लॉस्ट का, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमको क्या चूज करना है कि कौन सा यहां पर करेक्ट नहीं है, तो ये वाला यहां पर करेक्ट नहीं है। ओके, बी वाला। आगे क्या बोल रहे हैं, द ओनर्स टू प्रूव द प्रीफरेंस डजंट लाई ऑन द इंपोर्टर। ओके, इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात लॉ में लिखी नहीं गई है। ओके, कि चोरी हुई है तो इसको ऐसा कोई प्रूव करने की यहाँ पे नीड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। द प्रीफरेंस गुड्स आर रिस्टोर्ड टू इंपोर्टर देन ही बिकेम लायबल टू पे ड्यूटी। गुड्स चोरी हुई, इसको वापस मिल गई है तो इसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ओके, ये बात ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है बी वाला। ओके, समझ से पढ़ लेते हैं, देखिएगा। हाँ जी, importer is required to pay the duty on warehouse goods which are pilfered before being cleared for the home consumption। यहां आपको ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी जी। कहां पे चोरी हुई है, वो छोटी चोरी वेयरहाउस में हुई है। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं। XYZ लिमिटेड सेंड अ सर्टेन गुड्स अब्रॉड फॉर द रिपेयर। गुड्स सेंड करें अब्रॉड के लिए, अब्रॉड में रिपेयर के लिए, तो पहले तो सेंड कर रहे हैं। सो यामी लिमिटेड हैज बीन एडवाइज बाय देयर कंसल्टेंट दैट दे विल हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, BCD हो गया, IGST हो गया, GST सेस हो गया, ओनली ऑन द फेयर प्राइस ऑफ द रिपेयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो आपका यूज हो रिपेयर के अंदर, वेदर वो एक्चुअली में इनकर हुआ है फिर नहीं हुआ। यहाँ पर मतलब आपने पे करा है नहीं किया, उसमें लगा है तो आपको यहाँ पर उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ती है। फ्राइट हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, बोथ जाने का भी और आने का भी, ऑन री इंपोर्ट ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स अंडर दिस। ओके, प्रोवाइडेड दे फुलफिल द फ्लोइंग कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है यहां पे उनको। ओके, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं।
एक सेकेंड, हाँ जी, कौन सी कंडीशन है? क्या कर रहे हैं, पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आप टेम्परेरी इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, आप परमानेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आएंगे परमानेंट इंपोर्ट के अंदर यहां पर। ओके, गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर द रिपेयर, आपने रिपेयर के लिए भेजी थी बाहर, अब वापस इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो क्या होगा, जो आपकी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, मटेरियल कॉस्ट है, फ्राइट इंश्योरेंस है, बोथ साइड का आपको इस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एक्चुअल में इनकम हुआ या फिर नहीं हुआ, आपको इस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात। हम बात करें कंडीशंस क्या है यहां पर, कंडीशंस क्या है? हाँ जी, इन केस में क्या है, आपका टाइमिंग कितनी है यहां पर री इंपोर्ट की? 1 ईयर प्लस 1 ईयर। ओके, हमारा केस कौन सा है? अदर का है यहां पर, तो आपको मिलेगा 3 ईयर प्लस 2 ईयर मिलेगा यहां पे। तो आपको इस टाइम में वापिस से इंपोर्ट करना है यहां पर। ओके, मस्ट बी सेम गुड्स, गुड्स सेम होना चाहिए, एंड एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर, आपने रिपेयर के लिए किया है, देन ओनरशिप शुड नॉट बी चेंज वाइल इंपोर्टिंग। तो ये 3 बातें हैं यहां पर। ओके, हम इसमें पढ़ लेते हैं एमसीक्यू में क्या बोल रहे हैं हमारे को। हाँ जी, एमसीक्यू में बोल रहे हैं हमारे को यहां पे, देखिएगा। हाँ जी, द गुड्स री इंपोर्टेशन इज डन विद इन द 3 ईयर्स, ठीक बात है। देन इफ टाइम एक्सटेंडेड देन 5 ईयर, मीन्स 3 प्लस 2 ईयर, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, देन एक्सपोर्टेड आर री इंपोर्टेड आर सेम गुड्स, हाँ जी सेम होनी चाहिए, जो उसकी ओनरशिप है वो भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों बातें ठीक है, आपको चूज करना है कि कंडीशन और करेक्ट कौन सी है। तीनों ही करेक्ट है यहां पर, तो हम यहां पर एक चूज कर लेंगे, हम यहां पर एक चूज कर लेंगे क्योंकि तीनों ही करेक्ट है यहां पर, राइट। समझ से पढ़ना है इसको, एक बार देख लेते हैं, देखिएगा। नाउ फिफ्थ, वही बोल रहे हैं आपने उसको साइन करा अब्रॉड, तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसका जो मटेरियल लग के आया है, चाहे आपने एक्चुअल में पे करा नहीं करा, जाने का भी आने का भी, 3 कंडीशन है। ओनरशिप सेम होना चाहिए, ओके, गुड सेम होनी चाहिए, आपको मिलेगा 3 प्लस 2 ईयर, टोटल 5 ईयर। ओके ठीक है। नाउ 6 पे आते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन एन इंपोर्टर क्लेम द अबेटमेंट, मीन्स क्या करेंगे, हम ड्यूटी को रिड्यूस करेंगे, माफ नहीं करेंगे, कम करेंगे, अंडर 22। ओके, गुड्स आपके पिलफरेड हो गए हैं ड्यूरिंग अनलोडिंग, चोरी हो गई यहां पर, इसका थोड़ी मिलता है यहां पर, वो तो मेरे को थर्डनिंग के अंदर मिलता है, वो कब मिलता है, वो आफ्टर अनलोडिंग मिलता है, वो आफ्टर अनलोडिंग मिलता है, यहां नहीं मिलेगा, तो यहां पे नहीं आएगा, ये गलत है ये। हाँ जी, देन गुड्स डैमेज हो गए हैं बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर की गलती थी, आपको तो भी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो भी नहीं मिलेगा। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस आफ्टर क्लियरेंस। ओके, अगर बिफोर क्लियरेंस होता तो यहां पे बेनिफिट मिलता आपको, मैं आपको दिखाता हूं, अगर बिफोर होता, अगर बिफोर होता, डैमेज हो गए हैं कहां पे, वेयरहाउस में हो गए हैं, बिफोर क्लियरेंस हुए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता। ये आफ्टर क्लियरेंस डैमेज हो रहे हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां पे, तो आप जानो, तो आप जानो यहां पर, तो ये भी गलत हो गया यहां पर। देन नेक्स्ट टाइप बोल रहे हैं, गुड्स डैमेज हो गए हैं यहां पर बाय एक्सीडेंट हो गए हैं, यहां पर गलती नहीं है इंपोर्टर की, आफ्टर लोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन बाय कस्टम अथॉरिटीज, बिल्कुल ठीक बात है। आपको चूज करना है कौन सा यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कहां पे आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है, तो यहां पर ए आंसर होगा, राइट। हम समझ से पढ़ लेते हैं इसको। हाँ जी, यहां पे आइएगा, देखिएगा। सो गुड्स डैमेज हो गए हैं, डिटोरेटेड हो गए हैं आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट, अबेटमेंट मिल जाएगी, कम कर देंगे ड्यूटी को, नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर, इंपोर्टर की खुद की मिस्टेक नहीं है, ना उसके कोई एम्प्लॉय की मिस्टेक है, ना उसके किसी एजेंट की मिस्टेक है। ओके ठीक है, ना आगे चलते हैं हम, देखिएगा 7th पे आते हैं। सो एबीसी लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स लास्ट ईयर। ओके रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। द बायर हैज सेंड बैक दोज गुड्स सिंस द सेम वर अंडर वारंटी। देखिएगा, जो एक्सपोर्टर है उसने इंडिया से एक्सपोर्ट किया, जो बायर था फॉरेन के अंदर उसने वापस इंडिया में सेंड कर दिया उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अंडर वारंटी था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द एबीसी लिमिटेड टू अवेल द एग्जम्पशन ऑन गुड्स री-इंपोर्टेड फॉर द रिपेयर अंडर द नोटिफिकेशन दिस एंड दिस। तो कौन सी यहां पर कंडीशंस हैं,
आपको बुक से दिखाता हूँ पहले, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा बुक में क्या बोला गया हमारे को, ऊपर नीचे नीचे नीचे। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उसको आप टेम्परेरी कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं? टेम्परेरी कर रहे हैं। जो फॉरेनर बैठा है उसने इंडिया में सेंड करा है उसको रिपेयर करने के लिए, तो आप उसको वापस से एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, टेम्परेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा। ओके, तो गुड्स क्या है यहां पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर है, लेकिन इसको हमने रिपोर्ट करा है यहां पर फॉर रिपेयर के लिए किया है, तो मस्ट बी इंपोर्टेड विद इन द 3 years। नेपाल भूटान के लिए 10 ईयर यहां पर। ओके, कंडीशंस क्या है यहां पर, री इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट तो कर लिया आपने इस टाइम के अंदर, आपको एक्सपोर्ट करना होगा 6 month प्लस 6 month तक एक्सटेंशन फ्रॉम इंपोर्टेशन। ओके, जो सीडीसी है सेटिस्फाइज विद द आइडेंटिफाई ऑफ द गुड्स, मतलब वो सेम गुड्स है। वाइल इंपोर्टिंग, इंपोर्टर हैज एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, आपको बॉन्ड भी देना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्टर को, राइट। चलिए हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। सबरी खुल गई है तो नीचे वाला, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं। सो एबीसी लिमिटेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन द 6 months या फिर 1 year, मतलब प्लस 6 month हो गया यहाँ पे। ओके, इफ टाइम इज एक्सटेंडेड, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, इफ गुड्स आर नॉट रिपेयर्ड, हाँ क्या बोल रहे हैं, अगर गुड्स रिपेयर नहीं हो पाते हैं, गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं रिपेयर करने के लिए, रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो आपको न्यू गुड्स सेंड करने पड़ेंगे, आपको न्यू गुड्स सेंड करने पड़ेंगे उस फॉरनर को 6 महीने के अंदर। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है हम को बैठे को नहीं गुड्स देंगे यहाँ पर, तो पहले 2 करेक्ट है यहाँ पर। चूज करना आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, पहले 2 ठीक है यहाँ पर, पहले 2 किसके अंदर आ रहे हैं यहाँ पर, डी वाले में आ रहे हैं यहाँ पर, राइट, डी वाले में आ रहे हैं, ठीक है, तो डी वाला इसका आंसर होगा। हम से पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से। सेम बात बोली गई है यहाँ पर, 6 month मिलेगा प्लस 6 month हो जाएगा आपको। ओके, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड, रिपेयर के लिए आपने री इंपोर्ट किया है, एक कंडीशन है इसकी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। 8 क्या बोलते हैं हमारे को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सी गलत है आपको बतानी है। स्पेशल एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन इज ग्रांटेड बाय द इशूइंग ए नोटिफिकेशन, कि हमें बाय नोटिफिकेशन आती है, नहीं, ये तो बाय ऑर्डर आती है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है। देन जो जनरल एग्जम्पशन है वो ग्रांट होती है बाय ऑर्डर, नहीं नहीं, ये आती है बाय नोटिफिकेशन, उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। ओके, अपने नोट्स पढ़िएगा, अपनी नोटिफिकेशन आएगा। देन स्पेशल एग्जम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे नहीं आएगा। जनरल परमिशन इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं नहीं, ये तो रिक्वायर्ड होती है, तो चारों ही गलत है यहां पर, चारों ही गलत बोले गए हमारे को। ओके, तो चारों गलत कहां पर है, बी के अंदर है, ठीक है जी, ये चारों ही गलत है। समझ से पढ़ लें इसको, बुक से क्या करेंगे देख करके। हाँ जी, पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट होगा एंड नोटिफिकेशन इज इशूड, ये पब्लिश नहीं होता ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और यहां पर ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है, अच्छा एमसीक्यू है, राइट। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, 9 पे देखते हैं। स्पेयर एंटरप्राइजेस इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम थ्रू वेसल फ्रॉम यूएसए इन द मंथ ऑफ अप्रैल, द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड आर दिस अमाउंट एंड द डेट ऑफ एंट्री ऑफ इनवर्ड दिस डेट। ओके, तब यहां पर रेट थी हमारी 10% की। जो फाइल कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री, वो फाइल कर रहे हैं आफ्टर एंट्री इनवर्ड कर रहे हैं, तो हम रेट कौन सी डेट के लेते हैं, अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री आफ्टर है, अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री आफ्टर है तो हम लेते हैं कि हम रेट लेते हैं द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री के लेते हैं यहां पर। वो कितना है यहां पर, वो आपने फाइल करी है यहां पर दिस डेट को, यहां पर रेट है 20% के। ओके, आपकी बीसीडी आएगी 20% की, 10% का यहां पर HWS है, और यहां पर IGST है 12% का, राइट। हाँ जी, यही है ना। लेकिन क्या हुआ यहां पर, बिफोर द इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन
उनको मिला कि जो गुड्स है यहाँ पर वो डैमेज हो गए हैं किसी गलती से, ऑफिसर की गलती से, यहाँ पर इंपोर्टर की गलती नहीं है, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर ड्यूटी कम पे करनी पड़ेगी। जो ऑफिसर है उसने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर कि उससे गलती हुई है, जो गुड्स की वैल्यू बच गई है वो बच गई है 4 लाख की बाकी। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। पहले हम निकालेंगे इसकी एक्चुअल ड्यूटी क्या है। इसकी एक्चुअल ड्यूटी क्या है यहाँ पर, इसकी एक्चुअल ड्यूटी क्या है, वो आएगी किसके ऊपर, वो आएगी यहाँ पर, कितनी अमाउंट थी हमारी यहाँ पर 6540, इंटू में करेंगे हम 20%, कीजिएगा, ढक लेते हैं 6540 इंटू में 20%, ये क्या है हमारा बीसीडीआई। कितनी बीसीडीआई हमारी यहां पर 130000, 10% आएगा एचडब्ल्यूएस, इंटू में 10%, कितना आ गया 13,000 हो गया। देन इन तीनों को ऐड करो, 650000 प्लस 130000 प्लस 13000, तो 793000, इस पे आएगा हमारा आईजीएसटी 12% के रेट से, जो आएगा 95160, 95160। तो ड्यूटी कितनी बनेगी, दिस दिस एंड दिस, कितनी हो गई ये 13000 प्लस 13000 प्लस 95160, कितनी बन गई 238,160, राइट। तो हमने निकाली एक्चुअल ड्यूटी की वैल्यू। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या निकाला, हमने निकाला एक्चुअल ड्यूटी की वैल्यू। हम इंटू में करेंगे, यहां पर हम इंटू में करेंगे इसके, यहां पर बाय में आएगा इसका एक्चुअल वैल्यू 6,50,000, इंटू में क्या आएगा, अगर हम इंटू में करते हैं कितने गुड्स डैमेज हुई हैं तो आएगा कितनी आपको छूट मिलने वाली है। अगर हम इंटू करेंगे कितनी उसके बाद की वैल्यू रह गई है तो आएगा आपको एक्चुअल अमाउंट कितनी पे करनी है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कि आपको कितनी अमाउंट पे करनी है। ओके, देखिएगा इसकी अमाउंट आएगी बाकी 4 लाख, अगर इंटू में 4 लाख करते हैं तो आएगी आपकी कितनी अमाउंट आपने पे करनी है यहाँ पर। अगर इंटू हम 2 लाख करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, कितनी आपको छूट मिल गई है। तो अगर आप सारे में लेस कर दोगे तो भी सेम अमाउंट आएगी। यहाँ पे आप 4 लाख लिखते हो कि 4 लाख उसके बाकी वैल्यू बच गई है तो इतनी अमाउंट आपको पे करनी है। हमने निकाल दी इसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू, हमने निकाल दी इसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू यहाँ पे। अगेन समझाता हूं आपको मैं, अगर हम यहाँ पे 2 लाख करते हैं तो क्या आएगा, तो वो वैल्यू आएगी जो आपको यहाँ पर छूट मिल जाने वाली है, उसको हम लेस कर देंगे दिस अमाउंट में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख, तो हमने निकाल दी कि आपको कितनी वैल्यू यहाँ पर पे करनी है, कितनी वैल्यू उसकी बाकी बच गई है, तो भी सेम आंसर आने वाला है यहाँ पर। ओके, दिस अमाउंट इंटू में 4 लाख, 4 लाख है ना, हाँ जी, डिवाइड बाय 6500, 6500, 146560, 146560, कहीं पे है क्या ये, दिस आंसर, राइट। ओके, आंसर डी करेक्ट है। लिखना आपने लिख लो एक बार, ये अगर आप नोटिंग करनी है तो नोटिंग कर सकते हो, कर लीजिए, मेरे को एक बार ये इसके एक बार आप फोटो खींच लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलें आगे, ठीक है जी, चलिएगा। समरी देखिए, समरी में क्या बोलते हैं इसको, समरी में क्या बोल रहे हैं, ड्यूटी पेबल ऑन वैल्यू आफ्टर डैमेज। ये हमारा फॉर्मूला आपने वो यूज करना है जो हमने देखा क्लास के अंदर, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला। हाँ आ गया, कुछ और खोले शायद मुझे लगता है, नीचे आ गए बहुत बहुत ज़्यादा ही। हाँ जी, हम बात करें इस फॉर्मूले की, हम बात करें इस फॉर्मूले की यहाँ पे। ओके, इस फॉर्मूले की बात करें, राइट। चलिए हम आगे चलिएगा। हाँ जी, हम आते हैं अब यहाँ पर, फिर हमारा हो चुका था लेक्चर के अंदर, ये भी हमारा हो गया था, हमारा बचा हुआ यहाँ पर
ड्रॉबैक, रिफंड एंड एफटीपी। ओके, ड्रॉबैक, रिफंड एंड एफटीपी एंड कस्टम टैरिफ हमको कवर करना है। ड्रॉबैक हम देख लेते हैं, देखिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू ड्रॉबैक प्रोविजन अंडर दिस। कौन सी इसमें गलत है, कौन सी इसमें गलत है, आपको चूज करना है। राइट, क्या बोल रहे हैं, जब आपको ड्रॉबैक मिलता है इसके अंदर 74 एंड 75 के अंदर, 74 के अंदर बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, व्हेन ड्यूटी पेड ऑन सच गुड्स आर री एक्सपोर्टेड। पहले आपने इंपोर्ट किया, फिर आपने वापस उसको एक्सपोर्ट कर दिया जिस पर आपने ड्यूटी पे करी थी, तो आपको ड्रॉबैक मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पे क्या होता है 75 के अंदर, यहां आपने इंपोर्ट करा मटेरियल को, उसका आप यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट को। बिल्कुल ही ठीक बात है। राइट राइट। नाउ सेकंड क्या बोल रहे हैं, while the rates for drawback under 74 are fixed। बिल्कुल ठीक बात है, 98% मिल जाता है। या फिर क्या होता है, अगर आपने यूज किया है तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज निकलते हैं वहां पे, हमने देखा हुआ उसको। मैन्युफैक्चर के केस में ये होता है मे सी के स्पेशल रेट फॉर ड्रॉबैक अंडर 75। तुम्हारा क्या होता है, ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, देखा हुआ हमने। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। नाउ इन केस ड्रॉबैक इज नॉट पेड टू एप्लीकेंट विद इन 1 मंथ, तो क्या होता है इन दोनों केस के अंदर, यहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। द ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इन केसेस वेयर मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक लिमिट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका जो ड्रॉबैक है वो बनता है 500 का, उसका प्राइस इंडिया में 400 रुपए का आइटम का गुड्स का, तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे ही ठीक हैं। ओके, मेरी देखनी है क्या इसकी, दिखाओ सर दिखाओ। हाँ जी, मैंने खाली इसमें एक पॉइंट डाला है जो मेन पॉइंट है, कि जो स्पेशल पॉइंट है कि आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है अगर उसके जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो लेस देन द ड्रॉबैक है। स्पेशल पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना बस। ओके, नाउ नेक्स्ट, Which of the following is not correct in relation to the claim of duty drawback under section number 75? कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको चूज करना है। ओके, देखिएगा। द अपर लिमिट फॉर ड्रॉबैक इज 1/3। बिल्कुल ठीक बात है, 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये अपर लिमिट है आपने यहां पर पढ़ी थी हमने वाली। द काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर एंड सेफगार्ड ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन ऑल इंडस्ट्री रेट। नहीं, ये इसमें काउंट नहीं होते हैं, हमने पढ़ा था क्लास में, इसमें काउंट नहीं होते हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं, इसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 75 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द पोस्ट। क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पोस्ट पे अप्लाई नहीं होगा, ये होगा, ये भी गलत है। तो अप्लाई किस पर नहीं होता, 75 वाला अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई नहीं होता है किस पे, 75 वाला। ड्रॉबैक पे आ गए ना हम, पीछे आना पड़ेगा ड्रॉबैक वाले के ऊपर। ड्रॉबैक 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 ड्रॉबैक, इस पर अप्लाई नहीं होगा 75 वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं। अप्लाई होता है बैगेज के ऊपर, एक्सपोर्ट पे मिलेगा, नॉर्मल वाले पे, पोस्ट पे मिलेगा बेनिफिट इसका, किस पर नहीं मिलेगा, बैगेज पे नहीं मिलता। तो क्या है पॉइंट, ये वाला गलत है इनका। राइट, ये गलत है, ये गलत है, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। वो कौन सा आ रहा है, सेकंड एंड फोर्थ, सी वाला आ रहा है, तो सी वाला पर आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, समझ से पढ़ना है। काउंटरवेलिंग एंड सेफगार्ड ड्यूटी आर नॉट इंक्लूडेड इन द ओल्ड इंडस्ट्री रेट ड्रॉबैक। ओके, दे हैव टू बी क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर द फिक्स ब्रांड रेट। आपको यहां पे क्लेम करना पड़ेगा इसको। ओके, उसमें नहीं होता ये। देन 75 आर एप्लीकेबल ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द पोस्ट, किस पर नहीं होता, बैगेज पे नहीं होता। किस पर नहीं होता, बैगेज पर नहीं होता। ओके, नाउ चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आयात निर्यात एंटरप्राइज एक्सपोर्टेड गुड्स हैविंग बीन एफओबी दिस वैल्यू द ओल्ड इंडस्ट्री रेट। ड्रॉबैक कितना है इनका, यहां पर 5% का, 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5%, 50,000 रुपए। ड्रॉबैक के अमाउंट इनकी ये है, उसका एमपी क्या है, मार्केट प्राइस 40,000, उस गुड्स का प्राइस इंडिया में 40,000 है और आप ड्रॉबैक मांग रहे हैं 50,000 हमारे से, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इन दैट केस आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इल्ला आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहां लिखा हुआ ये वाली बात है, दिखा देते हैं आपको। हाँ जी,
नो ड्रॉबैक अगर उसका प्राइस कम है इंडिया के अंदर उसके ड्रॉबैक के अमाउंट, तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है। चलो चलो घर चलो, छुट्टी आपकी, नहीं मिलेगा ड्रॉबैक। ओके, सो नहीं मिलेगा ड्रॉबैक, नहीं मिलेगा ड्रॉबैक, आइदर ए एंड बी, नहीं जी नहीं, उनको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सिंस क्या है, जो एमपी है उसका वो कम है उसके ड्रॉबैक की अमाउंट से, आपको यहाँ पर ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। दिस शुड बी आंसर। ओके, आपके नंबर 23 के आरटीवी में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। समरी थे, देख लेते हैं। हाँ जी, सेम बातें बोली गई है, आपको ध्यान रखना है, बस एग्जाम से पहले इसको पढ़ लेना है, आपका सब कुछ इसमें डिवाइड हो जाएगा। राइट नाउ हम आते हैं फोर्थ एमसीक्यू के ऊपर, वो क्या बोल रहा है। सोहन एंटरप्राइज लिमिटेड हैज इंपोर्टेड गुड्स आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटी ऑफ दिस अमाउंट एट टाइम ऑफ इंपोर्ट, these goods were used and later re-exported after 19 months. Okay, हाँ जी, द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक कितना मिलेगा इसको, यहां पर आपको चेक करना है पहले कि जो गुड्स इन्होंने इंपोर्ट करी है कोई मोटर व्हीकल है या फिर वो पर्सनल यूज के लिए है। आपको चेक करना है कि वो कोई मोटर व्हीकल है फिर पर्सनल यूज के लिए है। अगर मोटर व्हीकल है या पर्सनल यूज के लिए है तो यहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा, या तो ब्लॉक ही है आपको मिलता ही है, आपने यूज कर लिया इन आइटम के केस में। अगर वो मोटर व्हीकल नहीं है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, तो आएंगे थर्ड वाले पॉइंट के अंदर, यहां पर अदर के अंदर, यहां हम चेक करेंगे तो यहां पे फॉलो कर रहा है। किसने इंपोर्ट करा है, किसी कंपनी ने इंपोर्ट करा है, मोटर व्हीकल नहीं है, तो यहां पे आएंगे। कब कर रहे हैं सेंड, 19 महीने के बाद, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से ऊपर, तो 19 महीने के बाद कर रहे हैं, तो कुछ मिलेगा इनको ड्रॉबैक, यहां पर नहीं मिलेगा। तो नील लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, या तो नील लिखा हुआ है तो इसको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहाँ पे। राइट, हमको नील चेक करना है, इसमें नील कहाँ लिखा गया है, पहला ही नील है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हम इसे पढ़ लेते हैं इसको। राइट, हाँ जी, 0% ड्रॉबैक इफ गुड्स यूज एंड री एक्सपोर्टेड आफ्टर द 18 मंथ्स। राइट, ओके, आपको ध्यान रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी झूठ है यहाँ पर, कौन से झूठे बैठे हैं यहाँ पर, इनको आपको चूज करना है। नाउ सी देखिएगा, नो ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी अलाउड अंडर द कस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स द मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है, अगर उसका प्राइस कम है उसके ड्रॉबैक अमाउंट से तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। राइट नाउ द ड्यूटी ड्रॉबैक शैल नॉट बी अलाउड अंडर कस्टम वेयर अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इज लेस देन 100। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर 50 से कम होता है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है। ओके, तो 50 से कम होता है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है, ये सेम बातें इकट्ठी लिखी गई है एक जगह पे। ओके, 50 है यहाँ पे, 100 नहीं है। ओके, तो ये वाला रॉन्ग है। हाँ जी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% की रेट से, अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो, आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपने गलती से आपने रिफंड ले लिया है ड्यूटी का 15% रेट से, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। दिस शुड बी आंसर, बी वाला। समझ से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ड्यूटी ड्रॉबैक शैल नॉट बी अलाउड वे अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स इज लेस देन 50, या फिर 50 होगा तो नहीं मिलेगा आपको। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, मेहता एंड कंपनी इंपोर्ट करें सर्टेन गुड्स एंड क्लियर देम फॉर होम कंजम्पशन ऑन 5th of April. After paying the duty of this amount, it used the imported goods and placed them under custom control for export on 15 October 2020. Okay, जो हम काउंट करते हैं डेट कि आपने कितना उसको यूज किया, हम काउंट करते हैं आपकी इंपोर्टेशन से लेकर के आपने कब तक उसको कस्टम वालों को दे दिया है तब तक काउंट करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, चेक करना है कि क्या पर्सनल यूज के लिए है, क्या ये कोई मोटर व्हीकल है, नहीं कंपनी ने करा है, कोई गुड्स वगैरह करे हैं यहाँ पर, कोई गुड्स वगैरह करे हैं यहाँ पर, ये थर्ड वाले में आ गए हैं। कितने महीने हुए यहाँ पर, अप्रैल में किया था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ, 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर, 6 मंथ 10 डेज हुए हैं यहाँ पर, 6 मंथ 10 डेज हुए हैं। तो इसमें कहाँ कवर होता है, हम चेक करेंगे टेबल से। 6 month 10 days, 6 month 10 days, हाँ जी, 6 month 10 days, 6 मंथ क्रॉस हो गया, 10 डेज ऊपर हो चुका है, तो 6 से 9 के बीच में आएगा। राइट, क्लियर है आपको, 75% मिल जाएगा इनको ड्रॉबैक, सिंपल सा
कंसेप्ट है। 75% ऑफ द 5 लाख कितना आएगा? 5 लाख का 75%, यस 375,000 बी इज आंसर है, राइट। सेम हमारी समरी बोल देगी यहाँ पे कि आपको 75% ड्रॉबैक मिलेगा, अगर 6 से 9 के बीच में है तो आपको 75% ड्रॉबैक मिल जाएगा, राइट। हाँ जी, आइएगा हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नो ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इफ दे हैव बीन यूज्ड फॉर द इंपोर्टेशन आफ्टर इन इंडिया। इंडिया में यूज कर लिया है, एक बार यूज कर लिया है, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। कपड़े वगैरह होंगे नहीं मिलेगा, टी चेस्ट होंगे नहीं मिलेगा, सिल्वर यूटेंसिल ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, यहां मिल जाएगा आपको, ओके। एक्सपोज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स होगा, यह नहीं मिलेगा आपको। तो थर्ड वाले में केस में आपको मिल जाएगा। क्या पूछ रहे हैं हमारे से, आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कहां नहीं मिलेगा? नो ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी विल बी अलाउड, कहां नहीं मिलेगा? फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ केस में नहीं मिलेगा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी वाला यहाँ पे, ओके। 7th का सी आंसर होगा, राइट, 7th का सी आंसर है, ओके। समझ से पढ़ ले इसको हम। समझ बोलती है कि कोई आपके कपड़े वगैरह होंगे, टी चेस्ट हो गए, सिनेमोग्राफिक फिल्म्स हो गई, फोटोग्राफिक फिल्म्स हो गई, पेपर या कोई प्लेट्स वगैरह होंगे, यहाँ पर यूटेंसिल नहीं है, यहाँ पर जो हमारे सिल्वर यूटेंसिल होते हैं वो कवर नहीं है। जहाँ बात करें पेपर एंड प्लेट्स की तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, कोई एक्सिव फिल्म्स होगी, यहाँ नहीं मिलता आपको ड्रॉबैक। अगर आपने उसको इंडिया में यूज किया है, आपने इंपोर्ट ही यूज किए थे तो मिल जाएगा, आपने इंडिया में यूज किया है तो नहीं मिलता उसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। चलेगा आगे चलते हैं फिर हम जी। अब बचता है कस्टम टैरिफ एक्ट, ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट बचता है अपना, रिफंड बचता है, एफटीपी बचता है, इसको हम देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है इसके अंदर? केसेस वेयर स्पेशली डिजाइन्ड और फिटेड टू कंटेन ए स्पेसिफिक आर्टिकल एंड गिवन विद द आर्टिकल which they are intended shall follow the classification of the item which are packed। हम केसेस की बात कर रहे हैं, हम जो बॉक्स की बात कर रहे हैं। आपने कोई गिटार इंपोर्ट किया, आपने कोई गन इंपोर्ट करी, तो गन का एक पाउच होता डालने वाला, या फिर आपने इंपोर्ट किया कोई गिटार, तो गिटार का डब्बा साथ में आएगा ना, तो उसमें ही क्लासिफाई होता है। जो गिटार का डब्बा है उस पर अलग से ड्यूटी नहीं आएगी, वो उस गिटार में ही क्लासिफाई होगा, वो इस गिटार में ही क्लासिफाई होगा। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, इसको हमने क्लास में पढ़ा है। जो पैकिंग मटेरियल है विच आर कैपेबल ऑफ द रिपीटेटिव यूज और नोट क्लियर्ड अलोंग विद द गुड्स आर क्लासिफाइज विद द गुड्स, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहे हैं, कोई आप गुड्स लेके आए हैं, वो किसी बॉक्स में आई है, आप गुड्स हाथ में लेके तो आओगे नहीं, किसी बॉक्स में लेके आओगे, तो वो तो अलाउड है, वो तो उसमें क्लासिफाई हो जाएगा साथ में उसके। लेकिन आप जो गुड्स आती हैं वो आती है बड़े बड़े कंटेनर के अंदर, वो स्टील के होते हैं, लोहे के होते हैं, वो चाहे रिपीट यूज के लिए है या फिर नहीं है, तो कैसे हम ड्यूटी लगा देंगे अलग से। जो हमारे कंटेनर होते हैं स्टील वाले बड़े बड़े, जिसको हम बार बार यूज करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, क्या उस पर ड्यूटी आ जाएगी? क्या उसको हम गुड्स में क्लासिफाई कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ठीक है यहाँ पर फर्स्ट वाला ठीक है, ए का फर्स्ट आएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, बस ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका पहले वाला पॉइंट है आपको चूज करना है यहाँ पर, ओके जी। हम चलते हैं आगे। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, गुड्स अदर देन रिस्ट्रिक्टेड गुड्स इंक्लूडिंग द एडिबल आइटम्स। आप कितने का गुड्स एक्सपोर्ट कर पाओगे एज ए गिफ्ट यहाँ पर हमारे इंडिया से? वैसे क्वेश्चन एफटीपी का है, ये यहाँ भी बनता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो कितने का गुड्स हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना अलाउड है एज ए गिफ्ट? 5 लाख का अलाउड, आपको ये ध्यान रखना है, सी आंसर होगा यहाँ पे, ओके ठीक है। अंडर द कस्टम लॉ इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन इज क्लासिफाइबल। जो शेविंग मशीन है हम कहां पे क्लासिफाई करेंगे? ये हमारी पहली एंट्री है, ये हमारी दूसरी एंट्री है, हम इसको कहां क्लासिफाई करेंगे? पहली क्या बोलती है, शेवर्स। हमने क्या इंपोर्ट किया यहां पर? हमने इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन इंपोर्ट करी है, हमने इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन को इंडिया में इंपोर्ट किया है। इसको हम कहां पे क्लासिफाई करेंगे? हम चेक कर रहे हैं, कोई शेवर है एंड हेयर क्लिपर्स विद सेल्फ कंटेंटेड इलेक्ट्रॉनिक मोटर। क्या बोल रहे हैं, कोई शेवर होगा, कोई साथ में क्लिपर्स होंगे, जिससे मोटर भी है। ये पहली उसमें एक एंट्री है, ओके। सेकंड कौन सी है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस विद सेल्फ कंटेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर।
या सारे के सारे आ जाएंगे। हमको चेक करना है कौन सी स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है किसके लिए? शेवर्स के लिए। ये किसके लिए है? ये जनरल है। फॉर और इलेक्ट्रिक अप्लायंस, फॉर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जिससे मोटर होती है। ओके, ये क्या है? ये जनरल है, सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए इसमें मोटर होती है। पहला वाला किसके लिए है? जिसमें मोटर होती है, वो शेवर्स के लिए है। तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्पेसिफिक ओवर द जनरल। ओके, 8510 ये हमारा कोड है, ये इसका आंसर होगा। राइट। हाँ जी, समरी क्या बोलेगी? समरी बोलेगी हम प्रेफर करेंगे स्पेसिफिक ओवर द जनरल। हाँ जी, शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विद सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स, प्रेफर करेंगे हम स्पेसिफिक ओवर जनरल। इज इट क्लियर? चले आगे। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी ठीक है आपको चेक करना है, राइट कौन सी है। देखिएगा, ड्यूरेबल वुडन केस शेप किस लिए किया गया है? गिटार के लिए किया गया है। ओके, वो साथ में है, वो क्लासिफाई गिटार में ही होगा, उस पर अलग से ड्यूटी नहीं आएगी। ओके, तो गिटार साथ में केस तो आता ही है, अलाउड है, तो हमने पहले देख लिया है। कोई पैकिंग मटेरियल है, वो गुड्स के साथ में आया है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे गुड्स के अंदर। ओके, इफ दे आर ऑफ काइंडली नॉर्मली यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ सच गुड्स आर क्लियरली सुटेबल फॉर रिपीटेड यूज। अगेन उनकी बात कर रहे हैं जिसको आप बार बार यूज करते हैं, उनकी बात करें। वो स्टील के बॉक्स होते हैं ना बड़े बड़े, इसमें गुड्स आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें शिप से करते हैं, तो उस पर ड्यूटी नहीं आती है। ओके, उस पर नहीं आती है, इस पर हम ड्यूटी नहीं लगाते होते, मतलब ऐसा नहीं करेंगे। तो ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। चूज करना है करेक्ट कौन सा है। ये करेक्ट है। थर्ड क्या बोल रहे हैं? द हेडिंग विच प्रोवाइड द मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल बी प्रेफर टू द हेडिंग प्रोवाइड द जनरल डिस्क्रिप्शन। तो स्पेसिफिक वाली है वो क्या होती है? प्रेफर होती है ओवर द जनरल। हमने ये भी ऊपर देख लिया है, तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, इज करेक्ट है। राइट, समझ से पढ़ लेते हैं इसको। नाउ कहां गया जी? कौन सा था? फोर्थ वाला था। शैल फॉलो द क्लासिफिकेशन ऑफ सच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बात तो ठीक है, अगर गिटार के साथ में उसका केस आया है तो उसमें क्लासिफाई कर देते हैं। जो हेडिंग मोस्ट स्पेसिफिक है उसको हम प्रेफर करते हैं ओवर द जनरल वन। ओके, राइट। हाँ जी, रिफंड पे आते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द रिफंड प्रोविजन अंडर द कस्टम। कौन सी गलत वाली आपको चूज करना है? आप कौन सी गलत है देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफंड इज पेबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ द ड्यूटी ऑर्डर टू बी रिफंडेड नॉट रिफंडेड विद इन द 3 months। बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी गलत देखनी है आपको? ओके, इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय द इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज एंड द ड्यूटी ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी वाज फाउंड रिफंडेबल, इट पे टू द एप्लीकेंट इंस्टीड क्रेडिट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था अपने पर्सनल यूज के लिए, इन दैट केस जो हमारा होता है अनजस्ट एनरिचमेंट वो अप्लाई नहीं होता है, तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। करेक्ट है, करेक्ट है। राइट। एप्लीकेशन फॉर द रिफंड हैज टू बी मेड विद इन द 1 year ऑफ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यहां पर कोई भी टाइम अप्लाई नहीं होता, यहां पर हमें मिलता है अनलिमिटेड टाइम। ओके, क्योंकि हम पे कर रहे हैं अंडर प्रोटेस्ट, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे टाइम अप्लाई नहीं होता। ओके, दिस वन इज रॉन्ग। नाउ doctrine of unjust enrichment is applicable if the duty of refund of duties इसके लिए ड्रॉबैक के लिए है। क्या अप्लाई होगा? ये नहीं होता। यहां आपको मिल जाता है बिना इसके। ओके, यहां अप्लाई नहीं होता, मींस यहां आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपने उसको पास ऑन किया नहीं किया है। ओके, आपको प्रूव करने की कोई नीड नहीं है, यहां आपको डायरेक्टली इसका रिफंड मिल जाता है, ड्रॉबैक मिल जाता है। तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। फर्स्ट का आंसर होगा, इसमें थर्ड एंड फोर्थ आ रहे हैं, सी वाला आंसर होगा। राइट, सी वाला आंसर है इसका। ओके, नाउ
सेम बोला गया आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, कहाँ पर 74 75 के अंदर। ओके, ये बोल रहे कि अप्लाई होता है, तभी गलत है यहाँ पर। ओके, इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय द पर्सनल यूज तो अप्लाई नहीं होता, आपको मिल जाएगा एप्लीकेंट को, इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। मींस इन दो केस में अप्लाई नहीं होता, यहाँ इसको डायरेक्टली दिया जाएगा, किसको, जो इंपोर्टर उसको पे कर देंगे हम यहाँ पर, इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर इन दीज टू केसेस के अंदर। राइट, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इस पर आते हैं। हाँ जी, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द रिफंड अंडर सेक्शन 27 इज क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कब ट्रांसफर कर देंगे? पहला क्या बोल रहे हैं, प्रूव कर दिया इंपोर्टर ने कि मैंने इसको ट्रांसफर, मैंने देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, मैंने किसी और को ट्रांसफर नहीं करा इसके बर्डन को, उसने प्रूव कर दिया तो उसको मिलेगा, ये तो ठीक है, ये आंसर नहीं होगा इसका। आपको चूज करना है कि कब उसको हम गाइड करेंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर, यहां हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहां उसको मिलेगा, इंपोर्टर को मिलेगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, द गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर नॉन पर्सनल यूज बाय इंडिविजुअल एंड कुड नॉट प्रूव दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। अगर उसको खुद के यूज के लिए होती तो उसको प्रूव नहीं करना पड़ता, खुद के लिए नहीं है और प्रूव नहीं कर पाया तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर, तो बी आंसर होगा। इसको हम बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड किसके लिए है, 74 75 के लिए, यहां आपको प्रूव करने की कोई नीड नहीं है, यहां पर अप्लाई नहीं होता हमारा अनजस्ट एनरिचमेंट। राइट, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अमाउंट किसके लिए है, ड्यूटी पेड इन एक्सेस, आपने एक्सेस पे कर दी है, बिफोर क्लियरेंस पे कर दी है, बाय इंपोर्टर बिफोर एन ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, तो यहां भी अप्लाई नहीं होता हमारा अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, ये लिस्ट हमारी गिवन है बुक के अंदर, रिफंड वाला चैप्टर, ये वाले पॉइंट है, यहां अप्लाई नहीं होता हमारा अनजस्ट एनरिचमेंट इन पॉइंट्स के अंदर। ओके, ये होगा ना, आपने ड्यूटी पे कर दी है, आपने एक्सेस पे कर दी है बिफोर क्लियरेंस तो अप्लाई नहीं होता, 74 75 अप्लाई नहीं होता, या आपके खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए तो अप्लाई नहीं होता। ओके, ये केस आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे आपने प्रूव नहीं करा तो उसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपको नहीं मिलेगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। द एंड ऑफ दिस समरी से पढ़ लेते हैं। नो रिफंड इफ पर्सन फेल्स टू प्रूव दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, नॉन पर्सनल यूज आइटम, इज इट क्लियर? अलाउ नाउ, हाँ जी, करते हैं इसको कंप्लीट, हम अभी करते हैं। एफटीपी 23 रोड ट्रिप की बात हो रही है, जो रोड ट्रिप की स्कीम है अंडर एफटीपी वो किसको नहीं मिलेगी, हमें पूछ रहे हैं कौन उसके लिए इनएलिजिबल है, किसको नहीं मिलेगी। एक ऐसी गुड्स जो सब्सटेंशियली सेम है, जिसके पास आपने पहले कहीं और से इंपोर्ट करा, उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलती है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, गवर्नमेंट उसके एक्सपोर्ट को रोक रही है, उसको आप एक्सपोर्ट करके बेनिफिट ले रहे हैं स्कीम का, नहीं मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड या फिर प्रोहिबिटेड अंडर द एफटीपी, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे पहले हमने रोक लगाई है, तुम उस पर एक्सपोर्ट कर रहे हो और बेनिफिट की बात कर रहे हो, नहीं मिलेगा, यार नहीं मिलेगा। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसको आपने पहले यूज कर लिया फिर एक्सपोर्ट करें तो भी नहीं मिलता आपको। ओके, ये आपको लिस्ट गिवन है इस टॉपिक के अंदर अंडर एफटीपी, इसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सी और एंट्रीज भी हैं, उनको नहीं मिलता है यहाँ पर। ओके, अगर आप बेनिफिट ले रहे किसी और स्कीम के अंदर तो भी आपके पर इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, कौन सा वाला आएगा, 4 होगा, डी आंसर होगा इसका। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेज आर ग्रांटेड टू स्टेटस होल्डर एज पर एफटीपी 23। इसकी हम समरी देख लेते हैं पहले ऊपर वाले की। हाँ जी, इनको नहीं मिलता, सिंपल सी बात बोली गई यहाँ पर, कोई खास बात नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, जो हमारे स्टेटस होल्डर हैं उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, उनको ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस मिलेगा ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, बिल्कुल ठीक बात है। दो स्टार वाले हैं, जो 2 स्टार वाले हैं एक्सपोर्ट हाउसेस एंड अबव, उनको परमिट करेंगे एस्टेब्लिश करना एक्सपोर्ट वेयर हाउस, बिल्कुल ठीक बात है। जो उनके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है उसको हम सेटअप करते हैं यहाँ पर 7 डेज के अंदर, नहीं जी नहीं, ये गलत है। ये कब तक करते हैं, उसको हम सेटअप करते हैं 60 दिन के अंदर करते हैं, जो आपके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है, इसको हम बोलते हैं सीओन। 60 डेज होगा यहाँ पर, नॉट 7 डेज, दिस इज रॉन्ग। नाउ एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग द बैंक गारंटी
बिल्कुल ठीक बात है, नहीं करनी पड़ती फर्निश, ये भी ठीक है। हमको चूज करना है कि कौन से यहाँ पर उनको बेनिफिट मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ पर ए वाला इसका आंसर होगा, राइट, सिंपल सी बात बोली गई। तो सारे बेनिफिट है कि इनको वे हाउस सेटअप कर सकते हैं 2 वाले, या फिर इनको कस्टम प्लेस मिल जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर, सेटअप कर देगा सीओनम 7 दिन के अंदर, प्रेफर ट्रीटमेंट होगा, बैंक डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट कर पाएंगे सैम्पल पीसीस का, इनको मिलते हैं पर बेनिफिट, आपको लर्न करने इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन पे बन सकता है 4 मार्क्स का, राइट। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे देखिए। सो एज पर एफटीपी 23 क्या बोल रहे हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया कि आप कितने का गिफ्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, 5 लाख का सर, 5 लाख का, 5 लाख का, ये आपका आंसर है। ओके, 5 लाख यहाँ पे गिफ्ट अलाउड है। सो हमारे यहाँ पर होते हैं कंप्लीट, ये कौन से क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे सिंगल वाले क्वेश्चन कवर होते हैं, इनके यहाँ पर आंसर भी गिवन है अगर देखने हैं तो, सभी के, जीएसटी के भी, कस्टम के भी। नाउ फिर हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर इसके बारे में, जो हमारे क्वेश्चन है केस स्टडी वाले, ये हमारे लगभग 42 है, इसको हम एंड करेंगे 10-10 करके, 10 10 10 एंड 12, तो इसके आएंगे 4 लेक्चर और आपको अब सारे कवर कर लेने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स में स्कोर करके आने हैं। तो गुड बाय दोस्तों।